नमस्कार व्यूअर्स। ठेकेदारी के काम में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। हर ठेकेदार ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाकर इस साइट को कंप्लीट करूं, मगर होता क्या है, वो बहुत सी गलतियां कर देता है। उसके कारण वो साइट पर मुनाफे की बजाय नुकसान में चला जाता है अथवा अपने मुनाफे को कम करके लेके जाना पड़ता है, मजबूर होकर ये करना पड़ता है। तो आइए आज मैं बताता हूँ कि आप किस तरह ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी साइट के ऊपर बहुत कुछ बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर 7 टिप हैं वीडियो की, सातों की सातों टिप आपको सुननी पड़ेंगी, तभी आपके समझ में आएगा कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सज्जनों, पहली टिप है कि मटेरियल कहाँ से आएगा। आपकी साइट जहां आप काम शुरू कर रहे हैं उसके पास में 2 स्टोन क्रशर हैं। एक स्टोन क्रशर 30 किलोमीटर की दूरी पर है, एक स्टोन क्रशर 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। 30 किलोमीटर की दूरी वाला स्टोन क्रशर आप प्रेफर करेंगे, मगर मैं कहूँगा नहीं, आप 70 किलोमीटर वाले स्टोन क्रशर से स्टोन लाइए, ग्रिट्स लाइए। कारण क्या है उसका? 40 किलोमीटर में दूर आपको क्यों भेज रहा हूँ, उसका कारण है 30 किलोमीटर वाले स्टोन क्रशर की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसमें सैंड मिक्स होता है, वो उसका स्टोन है वो पका हुआ नहीं है, मजबूत स्टोन नहीं है, जो ही चोट लगती है क्रश हो जाता है। उसमें सैंड बहुत आती है, रस्ट बहुत आती है, डस्ट बहुत आती है। ऐसे स्टोन ग्रिड को आप लाएंगे, डिपार्टमेंट लाने के बाद में उस स्टोन को ग्रिड को फेल कर देगा और आपका पैसा फालतू लग जाएगा। तो क्यों नहीं आप अच्छी स्टोन क्रशर से अच्छे स्टोन का क्रशर लाएंगे तो आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है 30-40 किलोमीटर की लीड का। वो लीड का आप थोड़ा सा सामान उसमें ज़्यादा डाल लाइए। यदि 10 फीट भी 20 फीट भी आप ओवरलोडिंग कर लेंगे तो उसमें कोई डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को पता भी नहीं चलेगा कि ओवरलोडिंग सामान आ रहा है। जैसे ट्रक वालों को ओवरलोड सामान पर रोकते हैं तो 20-30-50 फीट सामान में कोई पता नहीं चलता है, आपका उसी कार्टेज में उसी खर्चे में वो सामान आ जाएगा और इतने में आपके 30-40 किलोमीटर की जो लीड है उसके खर्चे निकल जाएंगे, क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। डिपार्टमेंट भी, विभाग भी देख करके खुश होगा कि हाँ बढ़िया क्वालिटी लगा रहे हैं, तो वो भी ध्यान कम देंगे आपके काम के ऊपर कि अच्छा काम कर रहा है, ठेकेदार की नीयत में खोट नहीं है। ऐसे आप अपना बचा सकते हैं। इसके बावजूद ब्रिक्स आपके आसपास के भट्टों में अलग अलग टाइप्स की मिलती हैं। सज्जनों, होता क्या है, ब्रिक्स वेट के हिसाब से भी होती हैं, लंबाई चौड़ाई सब की बराबर सी दिखती है, देखने में दिखती है, मगर उनकी क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। कोई आधा सेंटीमीटर कम होती है, कोई आधा सेंटीमीटर बड़ी होती है। यदि ब्रिक्स में आपने ये रवैया नहीं अपनाया, एक ही भट्टे की ईंट लाएंगे आप, और भट्टे में भी अलग अलग सांचों की ईंटें होती हैं, तो उसमें क्या है कि आप यदि 0.5 सेंटीमीटर छोटी ईंटें आपके साइड पे आ गई तो अब पूरे वर्क में आपको 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा लिपाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी और उसमें आपका बहुत सा खर्चा लग जाएगा। तो आप जो भी ईंटें लाएं वो एक ही सांचे की होनी चाहिए, एक ही क्वालिटी की होनी चाहिए, मोटाई चौड़ाई सारी उसको ढंग से चेक करके लाइए और अपने जो मटेरियल सप्लायर हैं उनको कहिए कि हमें इसी सांचे की ईंटें चाहिए, उससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और वो पैसा आपके प्रॉफिट में काउंट होगा। इसके बाद में आता है मजदूर और मिस्त्री यानी लेबर वेजेज। सज्जनों, होता क्या है कि आपकी बड़ी साइटें चल रही हैं, लंबी चौड़ी साइटें चल रही हैं, आपका सुपरवाइजर है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, वो एक मिस्त्री के पास 4 लेबर खड़े कर देता है और वो 4 लेबर में से 2 लेबर दिन भर इधर उधर घूमकर टाइम पास करते हैं, क्योंकि एक मिस्त्री को 2 लेबर की ज़रूरत होती है और आपने उनको दे रखे हैं 4 लेबर। ये 2 लेबर का लेबर वेजेज आपका फालतू लग रहा है। ऐसे आप बहुत से काम होते हैं जिन पे आपने लेबर वेजेज को चेक नहीं किया
कि कहाँ लेबर वेजेज फालतू लग रही है, कहाँ लेबर वेजेज में लीकेज हो रहा है, कहाँ सीपेज हो रहा है। कई बार क्या होता है, अच्छे जैसे सारे लेबर एक सी तनख्वाह लेते हैं, 500 रुपये पर डे, 700 रुपये पर डे, या 300 रुपये पर डे, या 400 रुपये पर डे। तो उसमें जो काम करने वाले लेबर्स हैं आप उनको रखिए। एक मजदूर जो ढीला ढाला चलता है, दिन भर आलस का माहौल बनाए रखता है, सारे दिन बीड़ियां फूंकता रहता है, इधर उधर घूमने में माहिर है, आप उसको हटा दीजिए ना। क्यों रखते हैं आप ऐसे लेबर को? सिलेक्टेड लेबर रखिए जो आपकी एफिशिएंसी को, काम की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, जो आपके वर्क की क्वालिटी को बढ़ाएं, और जो आपके मिस्त्रियों को ज़्यादा हेल्प करें। हेल्पर का मतलब क्या होता है? जो मिस्त्री की हेल्प कर देवे उसको हेल्पर कहते हैं, नहीं तो उसको मजदूर भी कहा जा सकता है। हेल्पर वही है जो मिस्त्री को आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं करके हेल्प करता रहे, दैट इज कॉल्ड हेल्पर। तो आप अच्छे हेल्पर्स रखिए। लेबर तो कैसे भी हो आप काम चला लेंगे, मगर हेल्पर आपके पास अच्छे होने चाहिए जो मिस्त्री की हेल्प करें, जो मिस्त्री के काम करने में, काम को दुगना बढ़ाने में मदद करें, उसको हेल्पर कहते हैं। तो आप इस तरह की भी बढ़ाइए। इसके बाद में होता है सुपरवाइजर, अकाउंटेंट। आपने अपनी साइड पर 2 आदमी रख रखे हैं, दोनों एक ही रैंक के आदमी हैं, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है आपका तो आपको अकाउंटेंट मुनीम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साइट सुपरवाइजर है, वो भी आपका मुनीम का अकाउंट्स का काम कर लेगा। कितना का काउंट करना है? आपके 50 आदमी की हाजिरी भरनी है, अटेंडेंस लेनी है और रिकॉर्ड रखना है। तो रिकॉर्ड रखना है, गाड़ी वाले सब आपके रिकॉर्ड रखते हैं। आपको, आप उसी सुपरवाइजर को ही कह दीजिए कि आप ही अपने रिकॉर्ड रखेंगे, आप ही अकाउंट्स करेंगे और आप ही सारा काम संभालेंगे। एक आदमी के पास जिम्मेदारी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा बखूबी करेगा, बशर्ते कि उसके पास वर्कलोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने आवश्यकता से अधिक वर्कलोड दे दिया तो फिर घाटे में आ जाएंगे आप। इसलिए आप अकाउंटेंट और सुपरवाइज़र या मुनीम और सुपरवाइज़र दोनों एक में ही रख सकते हैं। एक ही आदमी वो बहुत से अच्छे काम कर सकता है। मैं कभी सर्विस करता था, मैं ऐसे ही करता था। मैं स्वयं अकाउंटेंट था, स्वयं सुपरवाइज़र था, स्वयं मुनीम था, स्वयं मजदूर था और स्वयं बॉस था। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। मेरी साइट पे मैं बॉस था। मेरे बॉस को अधिकार नहीं था किसी लेबर को निकालने का, किसी लेबर को लगाने का। इतने यदि जिम्मेदार आप सुपरवाइज़र रखते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे सुपरवाइज़र रखिए जो बहुत ही समझदार हों, बहुत ही काम करने में एफिशिएंट हों और काम के प्रति समर्पित हों। बेमन से काम करने वाले को आप रखिए मत, चाहे वो सुपरवाइज़र है चाहे कोई भी है। और मैं तो ये कहूँगा, आपका भी यदि मूड ठीक नहीं है, मन नहीं है आपका साइट पर जाने का, तो मत जाइए। आप क्यों साइट को डिस्टर्ब करते हैं? साइट आराम से चल रही है, आप जाके उनका मूड और बिगाड़ देंगे। यदि आपका मूड नहीं है तो आप साइट पे न मत जाइए। जब भी आप साइट पे जाएं तो पॉजिटिव होकर जाएं, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों का। एक एक बात एक एक ठेकेदार के लिए लाखों रुपए की है। आगे सुनिए। आप स्वयं साइट पर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऑफिस में काम है, बिल बनवाने हैं, बिलों का पेमेंट्स लेना है, रनिंग बिल बनवाने हैं, फाइनल बिल बनवाने हैं, एसडी का पेमेंट लेना है, अर्नेस्ट मनी आपकी जो डिपॉजिट हैं उनका पेमेंट लेना है, और आप साइट पे खड़े हैं, तो साहब क्या कमा रहे हैं आप साइट पे? साइट का काम सुपरवाइजर देख रहा है। आप क्यों नहीं साइट को छोड़ते और ये जो काम मैंने बताए ये करवाइए, ताकि आपके आगे की प्रोग्रेस बनेगी। इसी से प्रॉफिट काउंट होता है। नहीं तो होगा क्या, ये साइट पूरी हो जाएगी, आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आपके पेमेंट बकाया पड़े हैं, आप उन पेमेंट्स के पीछे चलेंगे, 1 महीने काम डिले हो जाएगा, प्रॉफिट की बजाय आप लॉस में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। अगली कंडीशन है कि पानी यानी वाटर, कंस्ट्रक्शन वाटर कहाँ से सप्लाई होगा, ये आपने ध्यान दिया है क्या? सपोज कीजिए आपने जो प्रोजेक्ट ले रखा है उसके आसपास पानी नहीं है, तो आप वहाँ पहले बोर खुदवाइए, बोरिंग का काम करवाइए। आपने स्वयं के विवेक से करवा लीजिए, स्वयं के खर्चे से करवा लीजिए, क्योंकि आपका 2 साल काम चलना है और वहाँ पानी कंस्ट्रक्शन के लिए आप कितने वाटर टैंकर मंगाएंगे? ध्यान दीजिए इस बात को। ये हिसाब निकालिए आप कि ऑल एवरेज आप प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में रहते हैं। आप एक बड़ा सा तिरपाल लेकर के कच्चा ईंटों का एक वो होद चीन लीजिए, जिसमें मटेरियल आपको कुछ नहीं लगाना है, 1 नंबर की ब्रिक्स लगानी है, अच्छा खड्डा खोदना है लंबा चौड़ा, और उसके ऊपर ईंटें बिछा देनी है। और ईंटें बिछाने के बाद में आप उसमें मोटा तिरपाल, प्लास्टिक का जो मोटी प्लास्टिक शीट आती हैं
उनको बिछा दीजिए और फिर उसमें पानी डाल दीजिए। वो 4-6 महीने 12 महीने वो टैंक हिलेगा ही नहीं आपका, और पूरा उसमें वो रहेगा। और यदि आपके पास बोरिंग की सुविधा कर लिया आपने तो बोरिंग से उसमें पानी डाल दीजिए, और बोरिंग की सुविधा नहीं है तो कहीं से कनेक्शन लेकर के आप उसमें पानी डाल सकते हैं और वाटर का पूरा इंतजाम हो सकता है। मगर ये देखना आपको है, ये छोटी सी टिप है मगर आपके 50,000 रुपये लगा सकती है अथवा बचा सकती है। और एक एक आइटम में आप 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये बचाएंगे तो वो लाखों की गिनती में आते हैं। इसी को प्रॉफिट कहते हैं और इसी को लॉस कहते हैं। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। अगली टिप मेरी है कि मशीनरी जो आपने किराए रख रखी हैं, आपका स्वयं का मशीनरी नहीं है, स्काफोल्डिंग नहीं है, फंटे नहीं है, बल्लियाँ नहीं हैं, वाइब्रेटर नहीं है, मिक्सर नहीं है, ये चीज़ें आप तब लाइए जब आपको ज़रूरत हो, और जो ही आपकी ज़रूरत पूरी हो गई आप उनको वापस दे दीजिए। लगेगा क्या आपका? लगेगा कार्टेज। तो कार्टेज ज़्यादा लगेगा या किराया ज़्यादा लगेगा या कार्टेज ज़्यादा लगेगा, इस हिसाब को आपको निकालना है। सपोज कीजिए आपने डीपीसी डाली है, और डीपीसी डालने के बाद में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो भी आपको डीपीसी तो डालनी ही पड़ेगी। और जब डीपीसी डालेंगे तो आपको सीमेंट कंक्रीट करने के लिए मिक्सर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वाइब्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको किराए लेने होते हैं। और किराए लेने होते हैं तो उसके बाद में आपको अगली बीम कब डालनी है, उसमें 10 दिन लगेंगे, तो 10 दिन का किराया आपका फालतू लगेगा। और आपके पास ट्रैक्टर खाली खड़ा है, उस ट्रैक्टर को ट्रॉली के द्वारा आप उसको भिजवा सकते हैं, और सिर्फ 2 दिन, 1 दिन, जितने दिन आपके मशीन काम आई उस किराए को, आगे जो 10 दिन का किराया लगना है उसको आप बचा सकते हैं। ऐसे ही स्काफोल्डिंग है, ऐसे ही जो घोड़े वगैरह अपन बोलते हैं जिनको स्काफोल्डिंग को, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइड पे आलतू फालतू पड़ी रहती हैं, एक बार ले आए आप, अब काम पूरा करने के बाद ही देंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आप खरीद ही लीजिए ना, जितना आप किराया देंगे उतने में तो आप स्काफोल्डिंग ले आएंगे। तो ये सारी बातें हैं, ये आपके प्रॉफिट को कम करती हैं, लॉस को बढ़ाती हैं और आपकी विवेकहीनता को दर्शाती हैं। ध्यान दीजिए। इसके बाद में लास्ट टिप है मेरी, वो बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो ही आपकी साइट कंप्लीट हुई, जो ही आपकी साइट की सारी काम कंप्लीट हो गए, तो ही आप साइट को या तो अपने जो गोडाउन है उसमें शिफ्ट कर दीजिए। यदि आपके पास अगाऊ काम नहीं है तो वहाँ मत रखिए आप। वहाँ रखने से आपके लॉस के सिवाय प्रॉफिट कुछ नहीं है। वहाँ आपकी बल्लियाँ इधर उधर हो जाएंगी, आपके फंटे इधर हो जाएंगे। मटेरियल जो बचा हुआ है उस मटेरियल को आप ढब लगाइए, यानी उसको सेल कर दीजिए। आपका स्वयं का है तो स्वयं सेल कर दीजिए। डिपार्टमेंट का कोई मटेरियल है तो डिपार्टमेंट को संभलाइए, उसकी रसीद लीजिए कि इतना से मटेरियल अपने को वापस मिला है, और उस साइट को क्लोज कीजिए। वहाँ कोई वॉचमैन रखने की और की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपका गोडाउन, आपका जो डिपो आप बोलते हैं, उसके अंदर अपने सामान को लाइए और एक लेबर को लगा करके उसको साफ सफाई करवाइए, उनके ऊपर रंग वगैरह पेंट वगैरह करवाइए। उनमें कुछ न कुछ सुधार होगा, क्योंकि उसको आप हमेशा वॉच करते रहेंगे। और साइट जो कंप्लीट हो गई, आप वहाँ जाएंगे नहीं, लेबर बैठा रहेगा। मेरे साथ में ऐसी एक बार घटना घटी है। राजस्थान में एक जगह मेरा काम चल रहा था, बल्लियाँ 500 बल्लियाँ साइट पे पड़ी थी। मैं 6 महीने तक जा नहीं पाया, काम दूसरी जगह चेंज नहीं किया, कोई दूसरा काम मिला नहीं था। और 6 महीने बाद जब जाता हूँ तो चौकीदार को मैंने देखा, चौकीदार जी चाय की दुकान पे बैठे हैं। बुलाया, चौकीदार जी वहाँ क्या कर रहे थे? बोले यहाँ भी क्या करता, बल्लियाँ हैं, कौन उठा के ले जाता है। तो मैंने जो ही बल्लियों के पास में देखा तो आप ताज्जुब करेंगे, मैं देख के दंग रह गया। उसमें एक भी बल्ली नहीं दिख रही थी, सारी के ऊपर मिट्टी मिली हुई थी और उस मिट्टी में दीमक लगी हुई थी। मैंने कहा बल्लियाँ कहाँ हैं? बोले ये दीमक का ढेर बल्लियों का ही है। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे थे, इनको आपने संभाला नहीं? बोले मैं सिर्फ चौकीदार था, मेरी तो काम चौकीदारी करने का था। आपकी जितनी बल्लियाँ आप गिन लीजिए, उतनी की उतनी है, ये काम मेरा नहीं है। ऐसे आदमी भी मिल जाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, कितना बड़ा लॉस हो गया मेरा। 500 बल्लियाँ उस टाइम में कितना कीमत रखती थी मेरे लिए। वो बल्ली हैं, सारी की सारी बल्लियाँ, वो केवल फायरवुड के सिवाय और किसी काम में नहीं आई। एक छोटी सी गलती, एक वॉचमैन की गलती, मेरी गलती नहीं है, मगर मेरी गलती भी ये थी कि मैंने बार बार उसको संभाला नहीं। सज्जनों, आप भी यदि ऐसी गलती करते हैं
तो आप प्रॉफिट की बजाय लॉस में आ जाएंगे। और यदि आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए। प्रतिदिन बढ़िया से बढ़िया आइडिया जो मैंने भुगता है, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने मेरे अनुभव से सीखा है, 50 साल के अनुभव का आप फायदा लीजिए। 70 साल की उम्र है मेरी, 17 साल का काम लगा था मैंने। उस समय 17 साल के बच्चे भी काम करने लग जाते थे। मैंने छोटे छोटे काम करके अपने जीवन की शुरुआत की थी और उनसे बहुत बड़ा बना हूँ। आप भी उन सारे मेरे अनुभवों का फायदा लीजिए। और एक बात कहूँगा, मेरे वीडियो के हर वीडियो में आप कमेंट्स जरूर दीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत बड़ा संबल मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। नवयुवकों के क्या विचार हैं वो भी मुझे पता चलता है। और शेयर जरूर कीजिए। और हर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। 15 मिनट का टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आप टिकटॉक देख करके 15 मिनट का टाइम वेस्ट करते हैं, उसकी बजाय आप मेरे वीडियो देखिए या मेरे समकक्ष किसी भी अन्य यूट्यूबर के वीडियोस देखिए ताकि आपको कुछ फायदा मिलेगा। नमस्कार।